नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। और इसी वजह से सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। अरब से हमास की फंडिंग पर बाइडेन सख्त हो गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अरब देशों पर हमास को फंड न देने का दबाव बनाया जा रहा है बाइडेन द्वारा। इजराइल को आयरन डोम का जखीरा देगा अमेरिका, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो लगातार अमेरिका की तरफ से मदद भी पहुंचाई जा रही है और हमास को हो रही मदद को रोकने की कोशिश भी है। गाजा पर इजराइल का हवाई हमला भी देखने को मिला है। एक और बड़ी खबर यह कि कई धमाकों से दहला है गाजा और आसमान में धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहा है गाजा में, जिस तरह के हमले किए गए हैं गाजा पर। लेकिन इजराइल की बम वर्षा देखने को मिल रही है। इजराइल के लगातार कई बम हमले देखने को मिले हैं। आसमान में कई फीट ऊंचा गुबार दिखाई दिया। हमले में कई इमारतें नष्ट होने की खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार कई बम हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, ऐसी जानकारी मिल रही है। युद्ध के मैदान से आज बहुत बड़ी और विस्फोटक खबर सामने आई है। यह खबर ऐसी है जो विश्व विनाश की मुनादी कर रही है। गाजा की बारूदी धरती पर पुतिन का आगमन हो गया है। इस युद्ध में रूस की एंट्री हो गई है और इसी के साथ एटमी जलजला आने का अलार्म बज गया है। पुतिन ने इजराइल को नाज़ी घोषित कर युद्ध की बाजी पलटने की हुंकार भर दी है। पुतिन का प्लान है कि उनके साथ 4 देशों का खात्मा हो। तो सवाल यही है कि आखिर ये 4 देश कौन कौन से हैं? पुतिन विनाश की एटमी लकीर खींचकर इन देशों को क्यों मिटाना चाहते हैं? इन सवालों का जवाब हमारी पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी में देखिए। विनाश की ये आग और विकराल होने वाली है। गाजा में जो कुछ हो रहा है वो महज झांकी भर है। यहां तबाही का असली तूफान तो अब आने जा रहा है। ये बारूद का वो बवंडर होगा जिसमें एक साथ 5 देश खंडहर बन जाएंगे। खौफनाक ऐलान इसलिए क्योंकि गाजा युद्ध में पुतिन की एंट्री हो गई है। गाजा ने पुतिन को मौका दे दिया है, लिहाजा उन्होंने यूक्रेन पार्ट 2 प्लान एक्टिवेट कर दिया है। पुतिन ने पश्चिमी देशों के खिलाफ विनाश का जो प्लान 2 महीने पहले बनाया था, उसे अब लॉन्च कर दिया है। इस प्लान का नाम है यूक्रेन पार्ट 2। इसके तहत पुतिन एक साथ 4 देशों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। इजराइल हमास युद्ध ने पुतिन को सुनहरा अवसर दे दिया है। इजराइल के खिलाफ पुतिन का सख्त रुख उनके खतरनाक इरादे को जाहिर कर रहा है। नेतन्याहू लगातार हमास को नाजी घोषित कर रहे हैं। हमास के लड़ाकों को नाजी बताकर इजरायली सेना गाजा पर लगातार मिसाइलें बरसा रही है। इजराइल की भीषण बमबारी में 6000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। तमाम देश इस नरसंहार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। बावजूद इसके इजराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। בעוצמה אדירה. אתמול בהתקפות שלנו בעזה אנחנו הכינו באויב את המכה הקשה ביותר שהוא ספג ביום אחד.
सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी हमास को नाजी बता चुके हैं। इनके बयानों ने ही पुतिन को युद्ध का गेम बदलने का मौका दे दिया है। इजरायल के खिलाफ पुतिन ने अब तक का सबसे बड़ा यलगार कर दिया है। नेतन्याहू, बाइडेन, मैक्रो और सुनक ने हमास की तुलना नाजी से की तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुलकर मैदान में आ गए। पुतिन ने कहा, इजरायल की बमबारी से गाजा में रोज सैकड़ों लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। गाजा में जिस तरह से लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है वो नाजी कैंपों की तरह है। तो नाजी कौन है? आसानी से समझा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस के डिप्टी एम्बेसडर दिमित्री पोलेंस्की ने कहा है कि इजरायली सालों से हमास को उकसाने का काम कर रहा है। इजरायल गाजा पर सालों से गैर कानूनी सैन्य कार्रवाई कर रहा है। फिलिस्तीनियों के साथ जो कुछ हो रहा है रूस उसके खिलाफ है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि गाजा में विनाश की आग पश्चिमी देश भड़का रहे हैं। जाहिर है रूस इजरायल के खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया है। अब पुतिन अपनी प्राइवेट मिलिट्री को गाजा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मंगलवार को ही चेचन के चीफ रमजान कादिरोव इजरायल को धमकी दे चुके हैं। माना जा रहा है कि पुतिन ने सिग्नल दे दिया है। इसके बाद कई मर्सिनरी ग्रुप गाजा में युद्ध के लिए पहुंच सकते हैं। पुतिन अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई प्राइवेट मिलिट्री को गाजा पट्टी की धरती पर भेज सकते हैं। इनमें से पहली है वैगनर आर्मी। वैगनर के पास 30,000 लड़ाके हैं। वैगनर के हजारों लड़ाके गाजा कूच कर सकते हैं। पुतिन के इशारे पर कादिरोव की सेना यानी चेचन लड़ाके भी युद्ध लड़ने को तैयार है। चेचन के पास 12,000 लड़ाके हैं। इसके अलावा पुतिन 5,000 बशकीर फाइटर को मिडिल ईस्ट की जंग में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। पुतिन ने सेंट्रल एशिया के कई और संगठनों को धर्म के नाम पर इकट्ठा किया है। इनमें से एक है अमीरात कावकाज संगठन। इसके पास करीब 6,000 लड़ाके हैं। इस्लामिक जिहाद यूनियन के पास 3,000 लड़ाके हैं। ये भी पुतिन के इशारे पर इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ सकते हैं। यानी पुतिन गाजा में एक साथ हजारों हथियारबंद खूंखार लड़ाके भेजने वाले हैं। इजरायल ने अगर जमीनी जंग शुरू की तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी का ऑपरेशन इजरायल विध्वंस शुरू हो जाएगा। मतलब यह है कि गाजा में पुतिन का यूक्रेन पार्ट 2 शुरू होने वाला है। यहां ऐसी जंग छिड़ने वाली है जिसमें कई देश भस्म हो जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर पुतिन ने अचानक गाजा युद्ध में एंट्री क्यों ली? इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल तुर्की की संसद ने स्वीडन को नेटो की सदस्यता देने पर हरी झंडी दे दी है। स्वीडन की नेटो सदस्यता पर तुर्की ने रजामंदी दी तो पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पहले फिनलैंड और अब स्वीडन, रूस के 2 पड़ोसी देश नेटो के साथ जा चुके हैं। ये पुतिन को किसी भी सूरत में कबूल नहीं। यही वजह है कि अब उन्होंने अमेरिका और उसके करीबी देशों से बदला लेने का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। गाजा पर इजरायल के हमले ने पुतिन को मौका दे दिया है। इसीलिए उन्होंने इजरायल के साथ साथ नेटो के करीबी 4 देशों को खत्म करने की मुहिम लॉन्च कर दी है। ये देश हैं फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन और इजरायल। फिनलैंड नेटो में शामिल हो चुका है। इससे पुतिन बहुत पहले से ही भड़के हुए हैं। स्वीडन भी नेटो के साथ जा रहा है। इससे पुतिन का गुस्सा बेकाबू हो गया है। रूसी सेना यूक्रेन को मिटाने की बारूदी मुहिम लगातार चला रही है। अब पुतिन
गाजा में हो रहे नरसंहार के बहाने इजराइल का खेल खत्म करना चाहते हैं और इस तरह पुतिन विश्व के नक्शे पर विनाश की एक नई लकीर खींच देंगे। रूसी ड्यूमा ने भी ऐलान कर दिया है कि पुतिन का ऑपरेशन यूक्रेन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। Мы прекрасно понимаем, что сегодня из Финляндии делают вторую Украину. Эти процессы невозможно не замечать. Да, мы вышли из договора по приграничному сотрудничеству. Но сегодня те настроения, которые разогреваются в рамках Финляндии. यूक्रेन पार्ट 2 को सफल बनाने के लिए, अमेरिका को रोकने के लिए पुतिन ने सरमत और यार्स जैसी घातक मिसाइलों की तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना पर नजर रखने के लिए स्पेस में नई सैटेलाइट पार्क कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन एक साथ फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन और इजराइल को खत्म करने का मिशन शुरू कर चुके हैं। अगर अमेरिका और नेटो पुतिन को रोकने की कोशिश करते हैं तो उनसे भी निपटने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा बमबारी पर ताजा अपडेट सामने आ रहा है। इजराइल के हमले से बड़ा नुकसान हुआ है। घनी आबादी के बीच किया गया यह हमला, बड़ी तादाद में मारे गए हैं लोग। 24 घंटे में 800 से ज्यादा मौत हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा, 800 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। घनी आबादी वाले इलाके में यह हमला किया गया है, बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। हमास कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है जिससे इजराइल निपट ना सके, लेकिन 13 अक्टूबर से इजराइल की सेना गाजा पट्टी की सीमा पर खड़ी है। अंदर न घुसने की सबसे बड़ी वजह है हमास का मेट्रो कवच। मेट्रो यानी हमास की सुरंगों का जाल। सुरंगें इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो घात लगाकर हमास के लड़ाके एक बार इजरायली टुकड़ी के बड़े हिस्से को तबाह कर सकते हैं। इजराइल ने खतरे को भांपकर ग्राउंड ऑपरेशन टाल दिया, लेकिन अब इन सुरंगों को तबाह करने का ऐसा प्लान तैयार किया गया है जिसमें न बम का इस्तेमाल होगा न मिसाइल का। देखिए क्या है इजराइल का मेट्रो कवच ध्वस्त करने का बड़ा प्लान। It would be able to set up multiple sophisticated ambushes of IDF soldiers. As of now, we have neutralized dozens of terrorist tunnels, and we are determined to complete this mission, with or without a ceasefire. बारह दिन से इजराइल की सेना गाजा पट्टी के बॉर्डर पर खड़ी है। हमास पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी है, लेकिन सैन्य शक्ति, तकनीक और हथियारों में अव्वल इजराइल हमला करने में हिचकिचा रहा है। वजह है गाजा की जमीन के 100 फीट नीचे बनी हमास की सुरंगों का नेटवर्क। दो 2007 तक हमास ने गाजा की जमीन के नीचे 1300 से ज्यादा सुरंगें बना ली थी। इन सुरंगों का जाल कितना बड़ा है यह इजराइल भी सटीक तरीके से नहीं जानता। गाजा पट्टी के इस नक्शे पर सुरंगों का जो जाल नजर आ रहा है, सिर्फ इतना ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जानकारी में है। गाजा पट्टी के बेत लाहिया, जबालिया, वाश, ओरेजी, जरारा, नुसरियत कैंप, अल मवासी और यूनिस खान से राफा क्रॉसिंग तक जो सुरंगों का जाल नजर आ रहा है, उसके बारे में ही इजरायली फोर्सेस के पास अनुमानित जानकारी है।
लेकिन इन सुरंगों का जाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये है अमेरिका के डॉक्टर मैथ्यू लेविट, जो द वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के रीनहार्ट प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। इन्होंने हमास की सुरंगों का जाल खुद देखा है। This is an advantage to Hamas militants when you're working in a tight urban area and you are in a defensive position as people are coming in to liberate that territory. But it's not something that is can't be overcome. It's something that means that these areas will incur losses. इन्हीं सुरंगों को ध्वस्त करने की योजना इजराइल बना रहा है। गाजा बॉर्डर के नजदीक इजरायली सेना इस सुरंगों का मॉडल बनाकर इन्हें ध्वस्त करने के तरीके खोज रही है। हमास की सुरंगें गाजा पट्टी में जमीन के नीचे 100 फीट तक बनी हुई है। इन सुरंगों की छत और दीवारों को बनाने के लिए 3 फीट से ज्यादा मोटा रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। यानी इन सुरंगों को भेदना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इजराइल ने पहला प्लान बनाया है कि गाजा खाली कराकर सुरंगों को भेदा जाए और गाजा खाली कराने की अपील जारी की गई है। לכל האוכלוסייה בעיר עזה וסביבתה, ארגון הטרור והנהגת חמאס מנצלים אתכם. הם משתמשים בבתים שלכם, הם משתמשים בבתי הספר. इजराइल इस कोशिश में है कि गाजा खाली कराने के बाद बंकर बस्टर बम से सुरंगों को ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन गाजा खाली नहीं हो रहा है और ऐसे में बंकर बस्टर के हमलों का मतलब होगा गाजा में आम लोगों की बहुत बड़े पैमाने पर मौत। इसीलिए इजराइल ने अब अलग प्लान तैयार किया है। अमेरिका के पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार सेमोर हर्श ने दावा किया है कि इजराइल ने बिना बम गोला बारूद के इन सुरंगों को ध्वस्त करने का प्लान बना लिया है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर से सटी हुई है। गाजा पट्टी के बेतलाहिया से यूनुस खान तक हमास ने सुरंगें बना रखी हैं। इजराइल को इन सभी सुरंगों के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इजराइल ये बखूबी जानता है कि सभी सुरंगें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब इजराइल भूमध्य सागर से इन सुरंगों में हैवी ड्यूटी कमर्शियल पंप से पानी छोड़ने का प्लान बना रहा है। इससे सुरंगों में बाढ़ आ जाएगी। इससे हमास का कम्युनिकेशन सिस्टम, हथियार गोदाम तबाह हो जाएंगे। सुरंगों में बैठे हमास के लड़ाकों को मजबूर होकर सुरंगों से बाहर निकलना होगा। सुरंगें खाली होते ही इजराइल सेना जमीनी ऑपरेशन शुरू कर देगी। यानी ये पूरा जो बंदोबस्त है वो इस वजह से किया गया है, इजराइल की तरफ से ये प्लान बनाया गया है कि किस तरह से इन सुरंगों में पानी भरा जाए और उसके बाद हमास के कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए ताकि सुरंगों में बाढ़ आ जाए। इजराइल ने हमास के लड़ाकों को सुरंगों से चूहों की तरह बाहर निकालने का प्लान तैयार किया है। भूमध्य सागर से इन सुरंगों में पानी भरा जाएगा और बाहर निकलते ही हमास के लड़ाकों को ढेर कर दिया जाएगा। दरअसल ये सुरंगें हमास के लिए सामरिक तौर पर सबसे अहम है। हमास इन सुरंगों को बमबारी से बचने के लिए शेल्टर की तरह इस्तेमाल करता है। ये सुरंगें हमास के लड़ाकों के छिपने की सबसे महफूज जगह है। यहां हमास का वॉर कंट्रोल सेंटर बना हुआ है। इन सुरंगों के जरिए हमास का कनेक्शन मिस्र तक जुड़ा है। इनमें महीनों तक रहने खाने पीने का बंदोबस्त है। हमास के हथियार इन्हीं सुरंगों में स्टोर करके रखे गए हैं। इजराइल ने हमास की ताकत का कनेक्शन काटने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है।
हमास गाजा पट्टी में ईंधन सप्लाई की मांग कर रहा है और इजराइल इसको रणनीति के तहत नहीं मान रहा है। रणनीति यह है कि सुरंगों में बिजली पहुंचाने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल होता है। जनरेटर चलाने के लिए ईंधन जरूरी है। बिना ईंधन के हमास का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा। सुरंगों में वेंटिलेशन यानी हवा पहुंचने के लिए टनल वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। सिस्टम चलाने के लिए ईंधन जरूरी है। हमास के पास ईंधन की कमी हो रही है। टनल वेंटिलेशन सिस्टम बंद होते ही सुरंगों में रहना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए इजराइल ने ईंधन सप्लाई बंद कर रखी है। ईंधन खत्म होते ही सुरंगों का पूरा सिस्टम तबाह हो जाएगा। इसके बाद इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इजराइल सेना प्रमुख ने कहा है कि सरकार के सभी विभागों और सेना के बीच चर्चा जारी है। सेना हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। आईडीएफ सही समय का इंतजार कर रही है। इजरायली इसी डबल प्लान पर काम कर रहे हैं। ईंधन खत्म होने और सुरंगों में पानी पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद गाजा पर जमीनी हमले शुरू कर दिए जाएंगे और हमास के लिए तब जंग में टिकना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत न्यूज। गाजा बमबारी पर ताजा अपडेट सामने आ रहा है। बमबारी से गाजा में बड़ी तबाही हुई है। इमारतें गिरने से मलबे का बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया है। मौके पर राहत और बचाव का काम भी जारी है। अठारह दिन बाद फिर से इजराइल का सुरक्षा कवच टूटा। 18 दिन के बाद फिर से इजराइल पर हमास ने हमला किया। 18 दिन के बाद मोसाद को भनक लगे बिना हमास ने 26/11 जैसी वारदात को अंजाम दिया, वो भी समंदर के रास्ते। जी हां, बीती रात इजराइल के तटीय इलाके में मौजूद कस्बे में हमास की खूंखार ब्रिगेड ने घुसपैठ की और इसके बाद आईडीएफ के मिलिट्री बेस को उड़ा दिया। जानते हैं, हमास ने इस ऑपरेशन के लिए स्पेशल फ्रॉगमैन फोर्स का इस्तेमाल किया, जो घात लगाकर हमला करने में माहिर है। अब सवाल यह है कि हमास के फ्रॉगमैन लड़ाकों ने कैसे इजराइल के सुरक्षा चक्रव्यूह को तोड़ा, कैसे इजरायली इलाके में बारूदी सनसनी मचाई। देखिए इस रिपोर्ट में। बीती रात इजराइल में 7 अक्टूबर जैसा हमला फिर से हुआ। बीती रात 120 खूंखार लड़ाकों की ब्रिगेड फिर से इजरायली सीमा में घुसी। फिर से इजराइल की सरजमी पर बारूदी कोहरा मचा। फिर से आईडीएफ का मिलिट्री बेस ताबड़तोड़ हमले से धुआं धुआं हो गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बार हमास के लड़ाके इजराइल के बॉर्डर को तोड़कर नहीं, बल्कि समंदर के रास्ते इजराइल में दाखिल हुए। और चंद घंटों के भीतर 26/11 जैसे हमले को अंजाम देकर फिर से समंदर में ही अदृश्य हो गए। बीती रात इजराइल में हुए हमले को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक हमास के करीब 120 लड़ाके इजरायली सीमा में दाखिल हुए। हमास लड़ाकों के टारगेट पर इजराइल का जिकिम कस्बा था। ऑपरेशन के लिए हमास ने फ्रॉगमैन फोर्स का इस्तेमाल किया। हमास की फ्रॉगमैन फोर्स के कमांडो भूमध्य सागर के रास्ते बाकायदा बोटों के जरिए इजराइल की सीमा में घुसे। उनकी घुसपैठ से जुड़ा वीडियो खुद आईडीएफ ने जारी किया, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि हमास की फ्रॉगमैन फोर्स के लड़ाके बोट्स में सवार थे
और लगातार समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब सवाल यह है कि अगर इजराइल को हमास के फ्रॉगमैन फोर्स के आने की भनक लग चुकी थी, बावजूद इसके हमास के लड़ाके हमले को अंजाम देने में कामयाब कैसे हो गए? कैसे उन्होंने आईडीएफ के सुरक्षा घेरे को तोड़ा? कैसे 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोबारा अंजाम दिया? पर अब आपको बताते हैं कि हमास की फ्रॉगमैन फोर्स ने किस तरह इजरायली इलाके में घुसकर 18 दिन के भीतर दूसरे बड़े हमले को अंजाम दिया। दरअसल गाजा पट्टी के उत्तरी पश्चिमी बॉर्डर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है इजराइल का तटीय कस्बा जिकिम। गौर करने वाली बात यह है कि भूमध्य सागर से सटे जिकिम टाउन में आईडीएफ का बड़ा मिलिट्री बेस भी मौजूद है और जिकिम में मौजूद इसी सैन्य अड्डे को निशाना बनाने के लिए समंदर के रास्ते हमास की फ्रॉगमैन फोर्स के करीब 120 कमांडो दाखिल हुए। हमास की फ्रॉगमैन यूनिट के लड़ाकों ने जिकिम तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी बोट्स का इस्तेमाल किया। जिकिम बीच पर पहुंचकर फ्रॉगमैन यूनिट के 30 लड़ाके आईडीएफ के मिलिट्री बेस की तरफ बढ़े, वो भी बम गोला बारूद के साथ। वहीं फ्रॉगमैन फोर्स के करीब 90 कमांडो बैकअप के तौर पर जिकिम बीच पर ही मौजूद रहे ताकि जरूरत पड़ने पर खुद को ऑपरेशन में झोंक सके। आईडीएफ मिलिट्री बेस में घुसे फ्रॉगमैन फोर्स के 30 लड़ाकों ने ताबड़तोड़ अंदाज में हमले किए। हालांकि आईडीएफ की जवाबी कार्रवाई में हमास की फ्रॉगमैन यूनिट के 10 कमांडो मारे गए। वहीं मिलिट्री बेस को तबाह करने के बाद जिंदा बचे फ्रॉगमैन फोर्स के 20 लड़ाके फिर से जिकिम बीच पर पहुंचे। वहां बैकअप के तौर पर खड़े 90 साथियों के साथ बोट के जरिए फिर से समंदर के रास्ते गाजा की तरफ निकल गए। जिकिम में आईडीएफ के मिलिट्री बेस को तहस नहस करने के बाद हमास की फ्रॉगमैन फोर्स के बाकी बचे 110 जवान फिर से बोट्स के जरिए गाजा के सीक्रेट ठिकानों में छिप गए। लेकिन इस हमले के साथ ही हमास ने इजराइल में खलबली मचा दी। आईडीएफ की तमाम सुरक्षा तैयारियों की पोल खोल दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमास कैसे अपने प्लान में कामयाब हुआ? तो उसकी वजह है हमास की स्पेशल कमांडो टुकड़ी जिसका नाम है फ्रॉगमैन फोर्स। दरअसल हमास के नेवल विंग की स्पेशल यूनिट फ्रॉगमैन फोर्स है जो समंदर में घात लगाकर दुश्मन पर हमला करती है। फ्रॉगमैन फोर्स के कमांडो पानी में युद्ध कौशल सीखते हैं। फ्रॉगमैन फोर्स के लड़ाके घंटों पानी में छिपकर रह सकते हैं। लिहाजा हमास ने पूरी प्लानिंग के तहत अपनी फ्रॉगमैन फोर्स को इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन के लिए भेजा ताकि फ्रॉगमैन फोर्स के कमांडो इजराइल में दाखिल हो और जिकिम में मौजूद आईडीएफ के मिलिट्री बेस पर धमाका कर सके। जानते हैं 2 दिन पहले ही हमास की नेवल विंग का टॉप कमांडर आईडीएफ के स्ट्राइक में मारा गया। लिहाजा माना यह भी जा रहा है कि अपने प्रमुख की मौत का बदला लेने के लिए फ्रॉगमैन फोर्स ने इजराइल में घुसकर बड़े हमले को अंजाम दिया। अब सवाल यह है कि इजराइल के तटीय इलाके में हुए 26/11 जैसे हमले का जवाब नेतन्याहू कैसे देंगे? क्या गाजा पर अब समंदर के जरिए भीषण प्रहार होगा? क्या भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना के जंगी बेड़े गाजा पट्टी में तबाही मचाएंगे? हमास के ठिकानों को तबाह करेंगे? फिलहाल इजराइल शांत है, मगर एक बात तय है, ये शांति आने वाले बारूदी तूफान इजराइल के इंतकाम से पहले की।
और इस बीच गाजा बमबारी पर ताजा अपडेट आ रहा है। हमले में घायलों को नहीं मिल रहा है इलाज, ऐसी जानकारी मिल रही है। गाजा के अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। अस्पताल के गलियारों में पड़े हुए मरीज, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। इलाज की कमी से बड़ी तादाद में मौत हो रही है। अस्पताल के कॉरिडोर में ही मरीज मौजूद हैं क्योंकि बेड की कमी है। अस्पताल के गलियारों में ही मरीज पड़े हुए हैं। इलाज की कमी की वजह से बड़ी तादाद में मौत भी हो रही है। गाजा की गली गली में मातम है क्योंकि इजराइल की बम वर्षा में बेकसूरों की जान जा रही है। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने इतना बड़ा हमला किया जिससे गाजा थर्रा गया। इतना बारूद गाजा में झोंक दिया जिससे 800 लोगों की मौत हो गई। इजराइल का कहना है वो रुकने वाला नहीं है जब तक हमास का अंत नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस विध्वंसकारी जिद में गाजा क्यों चल रहा है? हमास की करतूत का अंजाम वो क्यों भुगतने पर मजबूर हैं जो बेकसूर हैं? गाजा में बारूदी बवंडर, हमास का रॉकेट रन। चौबीस घंटे 800 मौत, गाजा पर विध्वंसकारी आफत। इतनी तबाही, इतनी चीख पुकार। इतना विध्वंस गाजा ने इससे पहले शायद ही देखा हो। तीन हफ्ते पहले तक गाजा ऐसा नहीं था। आज देखिए कैसे कई इलाके शमशान बन गए हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने 12,000 टन बारूद बरसाया है, यानी गाजा पर 1 करोड़ 20 लाख किलोग्राम बारूद बरसाया गया। गाजा में करीब 2.3 मिलियन यानी 23 लाख लोग रहते हैं। अगर हर इंसान पर गिराए गए बारूद का अंदाजा लगाया जाए तो करीब 5 किलो 200 ग्राम बारूद गाजा के हर नागरिक पर बरसाया गया। ये तबाही सिर्फ पिछले 24 घंटे की है। सोचिए पिछले 3 हफ्ते में कितने टन बारूद गिराया जा चुका है, यानी गाजा बारूद के ढेर में मिल चुका है। ये उसी तबाही की तस्वीरें हैं। इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। इजराइल ने दावा किया है कि वो हमास के लड़ाकों को मार रहा है, लेकिन इस तबाही को देखकर सोचिए आखिर क्या कोई भी बच सका होगा? इजराइल ने गाजा पट्टी में किसी इमारत को नहीं छोड़ा। स्कूल, कॉलेज और मस्जिद को भी निशाना बनाया गया। आईडीएफ ने दावा किया है कि ये सुरंग अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों में जाकर खुलती है, इसीलिए वहां बम गिराए जा रहे हैं। जाहिर है जब ऐसे इलाकों पर बम गिरेंगे तो तबाही ज्यादा होगी। इतनी बर्बादी के बाद भी इजराइल रुकने वाला नहीं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होता वो रुकने नहीं वाले। אתמול בהתקפות שלנו בעזה אנחנו הכינו באויב את המכה הקשה ביותר שהוא ספג ביום אחד. אנחנו הרגנו עשרות רבות של מחבלים. गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक एयर स्ट्राइक की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 800 मौतें हुई, जिसमें 200 बच्चे मारे गए। और ये गाजा में सिर्फ इस बार की बात नहीं है, हर बार की जंग में बच्चों पर आफत आती है। 2008 की जंग में 341 बच्चे मारे गए थे, 2012 में 35, 2014 में इजरायली स्ट्राइक में 532, 2021 में 66, जबकि इस जंग में ये आंकड़ा 1000 से ज्यादा हो चुका है। इजराइल की बमबारी रिहायशी इलाकों के अलावा शरणार्थी शिविरों पर भी हो रही है।
इजराइल का दावा है कि शरणार्थियों के बीच हमास कमांडर छुपे हुए हैं, इसलिए हमला किया जा रहा है। कलंदिया कैंप पर एयर स्ट्राइक, जेनिन कैंप पर बमबारी, अस्कार कैंप पर ताबड़तोड़ हमला, उम्मार कैंप पर बारूद बरसाया। इसके अलावा आईडीएफ के कमांडरों ने पूरी रात हमास के कमांडरों और उसके कैडर को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। ये अब तक की सबसे बड़ी रेड थी जब हमास के लड़ाकों को शरणार्थी शिविरों में घुसकर धर दबोचा गया। इस बीच कई इलाकों में हमास लड़ाकों और आईडीएफ कमांडो में जबरदस्त भिड़ंत हुई। खासतौर से वेस्ट बैंक में हालात काफी भयानक बन गए। ये कलकिलिया का वीडियो है जब आईडीएफ कमांडो पर हमास लड़ाकों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान लोग भी घरों से बाहर आकर हमास लड़ाकों की गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। ये वेस्ट बैंक में आईडीएफ कमांडो की रेड की तस्वीरें हैं। रात के अंधेरे में एक घर को घेर लिया और वहां से हमास के लड़ाकों को पकड़ लिया। इसके अलावा कई दूसरे इलाकों में इसी तरह का ऑपरेशन चलाया गया। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने इस रेड में वेस्ट बैंक में 16 लड़ाकों को मार गिराया, जबकि 58 हमास लड़ाकों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अल कसाम ब्रिगेड के 3 कमांडो भी मारे गए। मुबशिर अल कसाम चीफ मोहम्मद दाइफ का राइट हैंड, मोहम्मद कातना अल कसाम का आईईडी एक्सपर्ट, महमूद अल फयाद अल कसाम कमांडर। बताया जा रहा है तीनों ही अल कुदस यूनिवर्सिटी में छुपे थे। रात के अंधेरे में रेड करके तीनों को मार गिराया गया। इस दौरान गाजा के लोगों से भी आईडीएफ कमांडोज की झड़प हुई। हालांकि अभी तक इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं किया है, लेकिन इस तरह की रेड वो आगे भी करने की बात कह रहा है। अभी तक इजराइल के 100 से ज्यादा कमांडो भी इस तरह के ऑपरेशन में मारे गए हैं, जबकि 900 से ज्यादा हमास लड़ाकों को पकड़ा जा चुका है। इजराइल रोजाना करीब $246 मिलियन जंग पर खर्च कर रहा है, जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद और बढ़ेगा। अब इजराइल की तैयारी है कि वो ग्राउंड अटैक से पहले हमास की सुरंगों में पानी भरे, जिससे वहां छुपे लड़ाके बाहर आए, फिर ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए उन्हें मार गिराए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा बमबारी पर ताजा अपडेट सामने आ रहा है। हमास पर जारी रहेंगे हमले का इजराइल ने, यानी और हमले किए जाएंगे। इजराइल के नागरिकों से अपील भी सामने आई है, गाजा खाली करें नागरिक, ये कहना है इजराइल का। आतंकी मारे जाएंगे हमास के मददगार, ये भी कहा इजराइल ने, यानी और हमले किए जाएंगे। नागरिकों से अपील की वो खाली कर दें और जो मददगार हैं उन्हें भी आतंकी मानेगा इजराइल, यानी इजराइल रुकने वाला नहीं है। इसी तरह के हमले जारी रहने वाले हैं। गाजा के गदर की आग अब लेबनान तक पहुंच चुकी है। आशंका तेज हो गई है कि अब लेबनान सीमा से इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। इजराइल पर हमला करने से पहले इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की जा रही है। लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह लड़ाके लगातार इजराइल की सीमा को ध्वस्त कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को अरब के 3 बड़े मिलिटेंट ग्रुप के लीडर्स की बैठक हुई है। मीटिंग के बाद यह माना जा रहा है कि इजराइल पर कभी भी हमला हो सकता है। इजराइल की सीमा तबाह हो रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सिक्योरिटी सिस्टम को ध्वस्त कर रहे हैं। पलटवार इजराइल भी कर रहा है। इजरायल ने दक्षिण लेबनान के आयता एश शाप में हिजबुल्लाह के ठिकाने को उड़ा दिया। 19 दिन से इजरायल लेबनान बॉर्डर पर युद्ध के हालात हैं। हिजबुल्लाह के हमले और इजरायल के पलटवार जारी हैं, लेकिन 24 अक्टूबर को आशंका तेज हो गई कि इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध छिड़ने वाला है। ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं जिसमें एक तरफ कुर्सी पर बैठा है हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह, उसके सामने है इस्लामिक जिहाद मूवमेंट का लीडर जायद अल नखला, बराबर में है हमास का नेता सालेह अल अरौरी। खास बात यह है कि कमरे में ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी और पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खोमेनी की तस्वीर भी है। इस तस्वीर के ठीक नीचे रखा है अल अक्सा मस्जिद का मॉडल। दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा है, पहले खून खराबा रोको।
लेकिन जब खून सैलाब बन जाए तो दीवार बनकर खड़े हो जा। यानी अब हिजबुल्लाह, हमास और आईजीएम ने एक साथ मिलकर इजराइल से टकराने का मन बना लिया है और इस टकराव की तैयारी पहले से हो रही थी। ये दक्षिण लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं जो महीनों से इजराइल पर हमले का अभ्यास कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की एक टोली बाइक पर आती है और इजरायली सीमा की बाढ़ को ध्वस्त कर देती है। इसके बाद इजरायली फौज पर रॉकेट हमले किए जाते हैं और हिजबुल्लाह इजराइल के बख्तरबंद वाहनों को कब्जा करके आगे बढ़ जाता है। इस दूसरे वीडियो में हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल की कंक्रीट दीवार को धमाके से भेद कर हमला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह लंबे समय से इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। लेबनान और इजराइल में बड़े युद्ध की आहट शुरू हो गई है। अरब में अमेरिका ने F-16 स्क्वाड्रन बढ़ा दी है। सऊदी अरब के राजनयिकों के परिवार लेबनान से लौट रहे हैं। दक्षिणी लेबनान सीमा पर 19 दिन से युद्ध जैसे हालात हैं। लेबनान फिलिस्तीन बॉर्डर पर भारी गोलाबारी हो रही है। 8 अक्टूबर से ही लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है और अरब के देशों से एकजुट होने की अपील की जा रही है। who are in the Pakistani army, who are in the Turkish army, who are in the Arab armies, who are frustrated like me and you, who are also crying tears for the children of Palestine, who are also feeling the pain that we feel. Oh brothers, all soldiers of the armies of the Muslim world, it is your duty to defend the holy land. अरब के मिलिटेंट ग्रुप इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है। दोनों को एकजुट किया जा रहा है। कभी भी लेबनान बॉर्डर बहुत बड़ी जंग का एपी सेंटर बन सकता है। इजराइल के बाद अब अमेरिकी बेस पर भी हमले होने लगे हैं और इसके लिए अमेरिका ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी है। अगर ईरान हमास और हिजबुल्लाह के अलावा दूसरे संगठनों की मदद करता रहेगा तो अमेरिका पलटवार जरूर करेगा। जाहिर है ये आसार मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका को और बढ़ा रहे हैं। I apologize. I have to go to the situation room with another issue. I have to do. Thank you. I apologize. बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन का यूं सिचुएशन रूम में जाना और हड़बड़ी दिखाना, क्या ये किसी बड़ी मुसीबत की दस्तक है? क्या अब इजराइल के बाद अमेरिका भी निशाने पर आ गया है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में पिछले हफ्ते भर में जो कुछ हुआ है वो अमेरिका के लिए शुभ संकेत नहीं है। अमेरिका के टारगेट पर ईरान, अरब में भड़केगा महायुद्ध। गाजा के बाद सीरिया वॉर सेंटर, नेतन्याहू का बारूदी पलटवार। एक तरफ इजराइल हमास के खात्मे के लिए गाजा पर बम वर्षा कर रहा है, दूसरी तरफ सीरिया से लगा उसका बॉर्डर धधक उठा है। इजराइल का दावा है कि सीरिया की तरफ से रात के अंधेरे में गोलन हाइट्स के पास मिलिट्री बेस पर रॉकेट दागे गए। इसके जवाब में इजराइल ने भी सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर डाली। सीरिया ने दावा किया है इस हमले में कारफा मिलिट्री बेस पर तैनात 8 सैनिक मारे गए। ये उसी हमले का वीडियो है जिसमें तेज धमाके के बाद मिलिट्री बेस से कई फीट ऊंची आग की लपटें उठती दिख रही है। एक तरफ सीरिया से इजराइल पर हमला किया गया, दूसरी तरफ अरब में मौजूद अमेरिकी बेस निशाने पर हैं। पिछले एक हफ्ते में इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले किए गए। ये हमले ड्रोन और रॉकेट से किए गए। इस हमले के पीछे अमेरिका ने ईरान का हाथ बताया है और ईरान को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया है। The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen.
But if Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people, we will defend our security, swiftly and decisively. वैसे सीरिया में अमेरिका समर्थित सरकार है, लेकिन जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया है, हमास समर्थित गुट सीरिया और इराक में एक्टिव हो गए हैं। जाहिर है, इजराइल का साथ देने पर अमेरिका भी उनके टारगेट पर है। ऐसे में सीरिया, इराक में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त इराक में अमेरिका के 2500 सैनिक और सीरिया में 1000 सैनिक तैनात हैं। मिलिट्री बेस पर अटैक के बाद अमेरिका ये खुलकर कह चुका है कि इसके पीछे ईरान है, जो एक तरफ हमास को मदद पहुंचाकर इजराइल पर हमले करवा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका को अरब में कमजोर करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। इसका सीधा मतलब है, अगर अमेरिका पलटवार करता है तो अरब जल उठेगा और जंग सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान में भड़क उठेगी। अमेरिका इसकी तैयारी भी कर चुका है। अगले 72 घंटे में वो अपने बेस पर 10 डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है, जबकि वॉरशिप फारस की खाड़ी में भेजकर ईरान को चुनौती देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास के खूंखार लड़ाकों से जुड़ा एक ऑडियो टेप सामने आया है, जिसमें वो इस बात को कबूल कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने बेरहमी से बंधकों को मारा, कैसे कत्ल करने के बाद नाच गाना किया, कैसे लाशों के साथ सेल्फी खिंचवाई। लेकिन जानते हैं, 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने जो हमला किया, उसकी प्लानिंग बीते 2 सालों से की जा रही थी, वो भी अंडरग्राउंड नेटवर्क के जरिए। आखिर क्या था हमास का खूनी होमवर्क? देखिए पाताल लोक से साजिश की पुख्ता रिपोर्ट। पांच दशक बाद 7 अक्टूबर को इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ। इजराइल के सुरक्षा कवच डिफेंस सिस्टम को तोड़कर हमास के लड़ाके इजराइल में घुसे और बड़ी ही बेरहमी से लोगों को मौत के घाट उतारा। महिलाओं, मासूम बच्चों को बंधक बनाया और इसका सबूत हमास की तरफ से सामने आया ये ऑडियो मैसेज। أبا أنا قاعد بكلمك من جوا بسيم، افتح الواتس تبعه قول له وين، شوف كيف قتله، شوف كيف قتلك بيدي يابا، ابنك قتل يهود، هاي دخل بسيم يابا. يابا قاعد بكلمك من جوال يهودية، قتلته وقتلت جوزها، 10 بيدي يابا قتلت 10. हमास के अब तक के सबसे भीषण अटैक के बाद ये सवाल खड़े होने लगे कि आखिर हमास ने इजराइल में इतने बड़े हमले को कैसे अंजाम दिया। कैसे हमास ने इजराइल के चक्रव्यूह को तोड़ा, कैसे हमास की बारूदी साजिश से मौसाद अनजान रहा। तो जानते हैं, हमास के हमले से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि हमास बीते 2 साल से इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था। हमास कमांडर के बीच स्पेशल फोन लाइन पर बात होती थी। अंडरग्राउंड फोन लाइन के जरिए कोड वर्ड में बातचीत होती थी। खुफिया टनल्स में ही हमास के लड़ाकों ने हमले की ट्रेनिंग की। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को हमास के अटैक प्लान की भनक ना लगे, हमास कब, कैसे और कहां हमला करेगा ये मोसाद को पता ना चले, इसके लिए हमास ने गाजा पट्टी में मौजूद सुरंगों में कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया। अंडरग्राउंड फोन लाइनें बिछाई ताकि चोरी छिपे बातचीत की जा सके, वो भी कोड वर्ड में। शायद यही वजह है कि इजराइल को हमास की बारूदी साजिश की भनक भी नहीं लगी और 7 अक्टूबर को हमास के सैकड़ों लड़ाकों ने इजराइल में दाखिल होने के साथ ही भीषण नरसंहार शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
नेतन्याहू का अगला टारगेट सेट हो गया है। आईडीएफ अब अल कस्साम के उस कमांडर को खत्म करने वाली है जो हमास की अंधेरी और गुप्त सुरंग में छिपा बैठा है। वो दुनिया के सामने जब भी आता है वो नकाब पहन कर आता है। अब तक दुनिया ने सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी, चेहरा नहीं देखा था, लेकिन आज उसका चेहरा बेनकाब हो गया है। वो चेहरा कौन है जिसे हमेशा के लिए इजराइल मिटाने जा रहा है, हम आपको दिखाते हैं। أمام لحظة الحقيقة والمواجهة مع نخبة القسام بعون الله تعالى وقوته। इसी तरह आए दिन इजराइल को धमकी देने वाला ये शख्स है हमास के अल कस्साम ब्रिगेड का प्रवक्ता। दुनिया अब तक इसे अबू उबैदा के नाम से जानती है। نستبدل قوات في مواقع القتال ونرسل التعزيزات بالأسلحة अबू उबैदा जब भी कोई धमकी देता है हमेशा लाल और सफेद रंग के नकाब में होता है। दुनिया ने इसके चेहरे को अब तक कभी नहीं देखा, लेकिन अब अबू उबैदा के चेहरे से नकाब हट गया है। न सिर्फ चेहरे से नकाब हट गया है बल्कि उसकी पहचान भी। और इसी के साथ इजरायली सेना ने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट कर दिया है। आईडीएफ के टारगेट पर हुदैफा कहलौत यानी अबू उबैदा। जी हां, आईडीएफ ने न सिर्फ अबू उबैदा की कुंडली निकाल ली है बल्कि उसकी पहचान को भी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। अबू उबैदा के रूप में जाना जाने वाले इस शख्स का असली नाम है हुदैफा कहलौत। सवाल यह है कि आखिर आईडीएफ ने अबू उबैदा की पहचान को क्यों सार्वजनिक किया? जवाब खुद आईडीएफ का बयान दे रहा है। इजरायली सेना ने कहा है कि अबू उबैदा का असली चेहरा बेनकाब हो चुका है, अब उसके खात्मे का वक्त आ चुका है। मतलब ये कि इजराइल का अगला टारगेट है हुदैफा कहलौत यानी अबू उबैदा। नेतन्याहू की सेना जल्द ही इसे मौत बांटने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।